इस हाल में बैठे भारत के भविष्य और भारत के भविष्य के विधाता आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं। सम्मानित मंच, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले यूनिवर्सिटी के हमारे गुरुजन और उसमें सहयोग करने वाले हमारे छात्र भाई, यूथ पार्लियामेंट एक इतना अच्छा कंसेप्ट है कि जो देश का भविष्य है, जिनके हाथों में देश का भविष्य किस तरह से सुरक्षित होगा, उनसे बात करने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। और मैं सोचता हूँ कि इनसे बात करने का कोई भी मौका छोड़ा नहीं जाना चाहिए और इनकी सुनने का भी कोई मौका छोड़ा नहीं जाना चाहिए। मुझे टॉपिक दिया गया था हम लोग के पूरे ग्रुप को कि 370 पे बोलना है। मैं भी 370 पे तैयारी करके आया था कि बोलूँगा 370 पे। राणा जी भी 370 पे तैयारी करके आए थे। इन्होंने कहा कि जो 3 नौजवानों ने कश्मीर के बारे में अपने विचार रखे, उससे इनका आइडिया बदल गया और वो एक तरफा जा रहा था, तो फिर इन्होंने वो तैयारी छोड़ करके उसके जवाब में बोलने लगे। मेरे साथ भी कुछ यही हुआ। अब इन लोगों ने मैं जो तैयारी करके आया था वो मैं भूल गया। इन लोगों ने, या इसके पहले मैं सुन रहा था अंदर कमरे में आदरणीय विजय वर्गीस जी ने जो कहा, मैंने कहा इसका तो बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे 3 बच्चों ने अपनी बात रखी और उनको हर किसी ने अपने बल बुद्धि विद्या विवेक से जितना उन्हें रौंद सकता था रौंदा कि ये व्हाट्सअप नहीं चला, इंटरनेट नहीं चला। अरे भाई, आप ही लोगों ने कहा कि बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर बच्चों ने कहा तो उन पर बार बार प्रहार करने की क्या ज़रूरत थी? हम आप बच्चों का सुनने आए हैं, बच्चों की भावनाओं को सुनने आए हैं। इन्हें समझिए, ये उस हंडिया के एक चावल हैं जिसको टटोल के पता लग जाता है कि ये चावल पका है कि नहीं पका है। तो इन भावनाओं को समझिए, इन्हें नकारिए मत, स्वीकारिए और सुधरिए और सुधारिए। यही इस यूथ पार्लियामेंट की बात होती है। अपनी गलती मानने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा पूजनीय होता है। उससे बड़ा बहादुर भी कोई नहीं होता है कि जो ये कह दे हाँ हमसे गलती हुई है और हम इसे सुधारेंगे, हम इसे स्वीकारते हैं। उससे बड़ा वीर भी कोई नहीं होता है। तो वीरता दिखाइए, आगे बढ़ के जिम्मेदारी आपको मिली है, जवाबदेही आपकी है। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आदरणीय विजय वर्गीस जी ने कुछ कहा था, मैं सुन रहा था, तो उसका जवाब देना बड़ा जरूरी है। और क्योंकि नौजवानों को सही जानकारी मिलनी चाहिए, वैसे नौजवान जानकारी ढूंढ लेता है, क्या सही, हम सही बोल रहे हैं कि ये सही बोल रहे हैं, या जो बोलने वाले थे वो सही बोल के गए कि नहीं, नौजवान ढूंढ लेता है। उसके पास इतनी बुद्धि विवेक है। हिंदुस्तान का हर नौजवान आज से 30 साल पहले जब टेक्नोलॉजीज लेके आए थे राजीव जी, उसके पहले मैन पावर विदेश जाता था। और इन नौजवानों ने अपनी मेहनत, अपने दिमाग, अपनी कितनी तारीफ करूं, शब्द कम पड़ेंगे, दुनिया को झुका के अपने कदमों में कर दिया है। बिना किसी भारतीय नौजवान के दुनिया की कोई भी मेधा शक्ति का कोई भी कल कारखाना, इंडस्ट्रीज, कोई टेक्नोलॉजी नहीं चल सकती है बिना हिंदुस्तान के नौजवानों की बदौलत। इसलिए इन्हें हमारे विजय वर्गीस जी जैसा उनका ओजस्वी भाषण होता है, उन्होंने रखा। स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र किया था, मुझे सुन के अच्छा लग रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र करते हुए वो सरदार भगत सिंह,
और चंद्रशेखर आज़ाद जी का जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे, पटेल साहब का जिक्र कर रहे थे, कुछ कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बहुत कटघरे में भी खड़ा कर रहे थे, लेकिन अपनी भूमिका नहीं बता रहे थे कि सन 25 में आरएसएस बनी थी, जंग आजादी की लड़ाई चल रही थी, आरएसएस ने कौन सी भूमिका निभाई थी वो नहीं बता रहे थे, क्योंकि वो बड़ा काला है, क्योंकि वो बताने लायक नहीं है, लेकिन कोस रहे थे। सब लड़े थे, एक बात उन्होंने कही कि सब लड़े थे, निश्चित रूप से सब लड़े थे, लेकिन उस सब में एक ही लोग थे, एक ही विचारधारा के जो नहीं लड़े थे, वो थे आरएसएस के लोग। वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, पूरा देश अंग्रेजों से लड़े थे और आरएसएस वाले अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो ये सच्चाई हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अफजल गुरु का किसका किसका नाम लिया कश्मीर में कि उसके लिए नारे लगे, फला लगे, कि उसके पक्ष में लोग बोले होंगे, हम उसे इतराज़ नहीं करते, लेकिन अफजल गुरु के मारे जाने पे अफसोस किस डिप्टी सीएम ने किया था और किसने कहा था यह बड़ा गलत हुआ, उसका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था? किसने उनके परिजनों को पेंशन देने की बात की थी? कश्मीर के तत्कालीन डिप्टी सीएम साहब ने की थी और किसी ने नहीं की थी। यहाँ कश्मीर के भी लोग हैं, दूर दूर से आए हैं। मोदी जी का एक नारा है मेक इन इंडिया, एक ही जगह खूब अच्छे से दिखता है वो, उसका भी जिक्र वर्गीस साहब ने किया था। आतंकी जो आते थे, 6 साल पहले जितने आतंकवादी घटनाएं होती थी, आतंकी मारे जाते थे, उसमें 90-95% पाकिस्तानी हुआ करते थे। 6 साल के अंदर जितने मारे जाते हैं या घटनाएं होती हैं, वो सब अब मेक इन इंडिया वाले हैं। वो पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं आते हैं, सब इंडिया के ही बेचारे मारे जाते हैं। पाकिस्तान से आने बंद हो गए। ये क्यों हुआ भाई? आपने बातें तो बड़ी बड़ी की थी, नोटबंदी का भी जिक्र किया था उन्होंने। हमें याद है जब नोटबंदी पे हम लोग बहस करते थे टीवी पे, तो बोलते थे अब आतंकवाद की रीढ़ टूट जाएगी, अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है खत्म हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए हमने कहा ना, हम जो सोच के आए थे कि वो सब हमारा डिरेल हो गया। हमारे भाजपा के मित्रों, सुनना सीखिए, हमारा अनुरोध है हाथ जोड़ के, और उस पर हमारे गांव की कहावत है, उस पर फिर गुनना सीखिए। सोचिए ये जो कह रहा है इसमें तथ्य सत्य है कि नहीं, अगर सत्य है तो उस पर कुछ करिए। अगर जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है तो दूसरे को कोसना बंद कर दीजिए। प्रश्न विपक्ष से, हमारे रैना साहब ने भी अभी बोला था, अभी पीछे मैंने इनसे कहा, रैना साहब से मजाक में कहा, विजय वर्गीस साहब भी थे, ये सब लोग थे। हमने कहा रैना साहब पहले आप एक राज्य के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब आधे अधूरे केंद्र शासित प्रदेश के अध्यक्ष होकर के आपको कैसा लग रहा है? तो लोग तरसते हैं कि हमारा केंद्र शासित राज्य प्रदेश बन जाए, और यहाँ अच्छा भला प्रदेश को केंद्र शासित राज्य कर दिया और कहते हैं वाह वाह देखो मैंने क्या कर दिया। भाई अगर यही बड़े काम है तो आपको मुबारक है, हम भी आपके साथ हैं। ये लोग इतना ओतप्रोत होते हैं आत्म प्रशंसा और परनिंदा में। 70 वर्षों में कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ नहीं हुआ था, और इस लेवल पे बोलते चले जाते हैं कि जैसे मोदी जी के पहले धरती चपटी रही हो, मोदी जी ने आकर के इसको गोल कर दिया। हिमालय पे बर्फ नहीं था, मोदी जी ने लाके बर्फ बना दिया।
नदियों में पानी नहीं था, पानी बहा दिया। समुद्रों में पानी नहीं था, किसी दूसरे लोग से लाके पानी भर दिया। अरे भाई, हम चौथी पांचवी महाशक्ति बन चुके थे, आपने आके उसे सातवीं कर दिया, 2 पायदान घटा दिया। आप लोगों को पता होगा हम 7वीं इकोनॉमी हो गए 5वीं से। तो इस तरह का ओत मत बोलिए। एक बात कही हमारे मित्र भाटिया जी ने कि 72 सालों से 370 का किसी ने कोई कुछ उस पर क्यों नहीं किया। और ये वकील हैं, इन्होंने बताया भी कि 370 में क्या लिखा है, कि ये अस्थाई है, फला है, फला है, फला है। हम किसान के बेटे हैं, थोड़ा जानकारी कम रहती है। लेकिन आदरणीय भाटिया जी, और आपने कहा कि किसी ने क्यों नहीं हटाया, उसके पहले कई लोगों ने बताया, हम उस पर जाना नहीं चाहते कि पटेल जी क्या किए, नेहरू जी क्या किए, कैसे हुआ। सब किताबें हैं, सब दस्तावेजी हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। पटेल साहब का करस्पॉन्डेंट पढ़ लीजिएगा, और वो एक बुकलेट आती है, 2 खंडों में है, उसमें पृष्ठ संख्या 105 पे और 150 पे लिखा है किसने किसने 370 लगाने के लिए पत्र लिखा, और नेहरू जी चाहते थे कि नहीं चाहते थे, हम क्या बताएं। आप लोग पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा करस्पॉन्डेंट, वो एकदम ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है। अब इन्होंने कहा कि 72 सालों में किसी ने 372 हटाने का क्यों नहीं किया, कुवत क्यों नहीं आई। 370 में कई चैप्टर थे, जैसे आपने कहा क्यों नहीं हटाया। 1954 में चुंगी, केंद्रीय आबकारी, उड्डयन, तमाम विभाग जो है कि जो उसमें रोक था वो हटा दिया गया, वो वहाँ लागू हो गया भारत सरकार का। 19 देखिए, ये जो 370 था ये टेम्परेरी था, इसे हटाने की व्यवस्था भी बताई गई थी कि वहाँ के प्रदेश की असेंबली से पास करा करके और केंद्र सरकार द्वारा उसे हटाया जाएगा धीरे धीरे, जो जब भी हटाना हो, जिसको हटाना हो। कांग्रेस पार्टी ने खूब हटाया, मैं वो अभी गिना दे रहा हूँ जो 72 साल इन्होंने गिनाया। लेकिन हमने उसकी मार्केटिंग नहीं की, हमने उसका कारोबार नहीं किया, दुकान नहीं लगाई उसकी। 1958 में IAS IPS की पोस्टिंग उसके पहले नहीं होती थी, वो रूल डाइल्यूट किया गया, लगा जाने लगा। 1959 के पहले वहाँ जनगणना नहीं हो सकती थी, वो रूल को डाइल्यूट किया गया, ख़त्म किया गया। 1960 के पहले वहाँ के किसी भी मसले को कहीं अपील, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होती थी, वहीं फाइनल होता था। सुप्रीम कोर्ट में अपील शुरू हो गई, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट माना जाने लगा। 1964 के पहले वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता था। ये आप लोग नौजवान हैं, जानना जरूरी है, क्योंकि लोग आधा अधूरी जानकारी देते हैं। कहा गया है गांव में कि कचरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो 1964 में राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो प्राविधान था उसमें ऐड किया गया और वहाँ से हटा लिया गया। 1965 में श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, तमाम एक्ट वहाँ के डाइल्यूट कर दिए गए, वो हटा लिया गया। ये सब जबरदस्ती नहीं किया गया था, वहाँ की असेंबली से पास करा करके, जब भी कांग्रेस की सत्ता आती थी वहाँ और यहाँ, हम लोग पास करा के डाइल्यूट करते जाते थे। 1966 में लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट भेजने का आ गया। 1966 तक वहाँ के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे और वहाँ के राज्यपाल को सदर रियासत, राष्ट्रपति का दर्जा था। ये ख़त्म कर दिया गया 1966 में। 1966 में भारत में 2 प्रधानमंत्री होते थे, जम्मू कश्मीर में भी प्रधानमंत्री बोला जाता था। ये क्या छोटी चीज़ थी क्या? नहीं बताएंगे ये लोग, ये कोई नहीं बताएगा। मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू, जो चीज़ नहीं बताएंगे। वहाँ पे जो अभी ये 370 हटाए हैं, इसको हटाए जाने का जो एक आर्टिकल जोड़ा गया था वो भी राजीव जी के समय 1986 में जोड़ा गया था।
धारा 249 में कि किस तरह से इस 370 को हटाया जा सकता है, और उसी धारा के आधार पे 370 ये हटाए हैं। अब बचा क्या क्या था 370 में, इन्होंने बताया भी है। सिर्फ दो चीज़ बची थी। एक, आप वहाँ पे ज़मीन जायदाद नहीं ले सकते थे। दूसरा 335A कि वहाँ की कोई बिटिया कहीं ब्याह गई तो उसका जो औलाद होंगे यहाँ ज़मीन नहीं पा सकते थे। ये दो बची थी। दर्जन भर हटाई कांग्रेस ने, किसी को नहीं पता लगा। दो ठे हटाए ये, ऐसा हातिम ताई की तरह से बताते हैं राज्य को केंद्र शासित बना दिया। अरे भाई, इसका हटाने की तो प्रक्रिया थी, आपने क्यों नहीं पूरी करके मुफ्ती साहिबा के साथ आप थे, वहां से पास करा के हटा दिए होते। लेकिन मजा नहीं आता, फिर जो है वो स्वाद नहीं आता। वो हिंदू मुसलमान भी तो फिर नहीं होता ना। ये जो नीयत दर्शाती है कि आप क्या चाहते थे। तो ये जो इन्होंने कहा कि कभी 72 सालों में किसी ने क्यों नहीं किया, तो हमने आपका बता दिया कि 72 सालों में इतना किया। भाई, आप लोगों को जानकारी के लिए मैं दिया हूँ। इन्होंने सवाल पूछा था इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अब देखिए, जब से बीजेपी की केंद्र में सरकार आई है, उसके पहले कभी हिंदुस्तान की बराबरी का जिक्र जो है पाकिस्तान से नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे टमाटर 100 रुपया है, हुआ करे, लेकिन कराची में 300 बिक रहा है, रोज यहाँ बताया जाएगा। हमारा हिंदुस्तान के मुकाबले बराबरी पाकिस्तान से की जाती है। हमें इतना नीचे ला दिया गया, पाकिस्तान के बराबर ला दिया गया। अभी कहा गया कि हम बालकोट किए थे, सेना ने किया था, सबकी सेना, जिसकी सरकार है उसको भी श्रेय मिलना चाहिए, मिलेगा भी। लेकिन सीआरपीएफ के काफिले पे सूचना थी, रिटन इन्फॉर्मेशन थी, इनपुट था कि इस पर आरडीएक्स से हमला होगा, सर्विलांस से मोबाइल रिकॉर्डिंग भी थी आतंकवादियों की बातचीत का। जिस रोड पे एक जूते को निकलवा के तलाशी होती है, पान बीड़ी गुटखा तक नहीं जा सकता, उस रोड पे 2.5 घंटे से एक मारुति कार में 2.5 क्विंटल आरडीएक्स कैसे लिया व्यक्ति खड़ा था, ये कोई नहीं बताता है। उस काफिले के रास्ते में 250 क्विंटल आरडीएक्स लेके मारुति में कोई बैठा था, इंतजार कर रहा था काफिले पे अटैक करने का। वो वहां तक पहुंचा कैसे, ये कोई नहीं बताएगा। पता नहीं, हो सकता है मन न कर रहा हो बताने का, जो भी रीजन हो। राष्ट्रभक्ति की बात हुई। इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में राष्ट्रभक्ति न हो। उसमें मैं बीजेपी के लोगों को भी मानता हूँ, आरएसएस के लोगों को भी मानता हूँ, वो भी राष्ट्रभक्त हैं, उनमें भी राष्ट्रभक्ति है। हम किसी को उसमें बाहर नहीं मानते हैं। पीडीपी की जब सरकार थी, उसका जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जिक्र आया था, इसलिए उसका जवाब दे रहे हैं। फौजियों की बात हुई थी, अभी आई थी। फौजियों पे एफआईआर हो जा रहे थे। फौजी अगर लाठी मार रहे थे, गोली चला रहे थे, तो फौजियों पे एफआईआर हो रहे थे। उनकी बीवियों को सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लगना पड़ा कि हमारे पति से एफआईआर क्वेश कराया जाए। प्रदेश की और केंद्र की सरकार ने नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश किया था, और पत्थरबाजों से मुकदमे हटाए जा रहे थे। तथाकथित राष्ट्रभक्तों की सरकार जब वहाँ पे थी, ज्वाइंट सरकार, तभी हो रहा था जब बीजेपी और पीडीपी के लोग थे। और ज्ञान उपदेश देने में जितना मजा आता है ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, बहुत अच्छा लगता है कि उपदेश देना, दूसरों को सिखाना, दूसरों को बताना, पर निंदा और आत्म प्रशंसा, ये सब बड़े अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं। इस पर बहुत अच्छा लगता है। इस पर आदमी बात करता रहता है, बताता रहता है, सुनने में आता रहता है।
अब यहाँ पे भी बताया गया भी तीन हमारे नौजवानों ने बातें रखी कश्मीर को लेकर के। एक बिटिया कश्मीर की थी, दो कश्मीर के बाहर के थे, लेकिन उन लोगों ने अपने विवेक से जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनका विवेक कोई ये ना माने कि हमारे आपसे या किसी से कम है। ये कभी कोई गलती न करे कि नौजवानों का विवेक हमसे आपसे कम है। अगर हम कहीं ऊंचाई पे पहुंच गए हैं तो ये गलती कभी मत करना नेता लोगों कि नौजवानों में बुद्धि विवेक कम है। ये सब जानते हैं, दुनिया को रोज़ महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसलिए उनकी जो बातें थीं वो करीब करीब मिली हुई थी। सिर्फ इंटरनेट बंद होना या व्हाट्सएप बंद होने से उनकी चिंता नहीं थी। उनकी चिंता है कि अगर हम किसी देश पे हुकूमत कर रहे हैं तो वहाँ की जनता का दिल जीत के हुकूमत किया जाना चाहिए। उनकी चिंता ये थी लब्बे लबाब, उनकी चिंता कुछ और नहीं थी। और असली राजा वही होता है। राम राज्य का भी जिक्र हुआ, उसमें बताया गया है, मुझे दोहा चौपाई नहीं याद रहता, लेकिन रामायण, रामचरितमानस, गीता, ये सब हम बता सकते हैं, काफ़ी हमारा क्षेत्र है। उसमें जिक्र है कि अगर प्रजा दुखारी है, एक भी प्रजा दुखारी है, तो राजा नरक का अधिकारी होता है। तो अगर जनता को तकलीफ है तो राजा को चिंता करना चाहिए। और वहाँ अगर किसी ने, बच्चों ने जिक्र किया है तो इस पे आप लोगों को चिंता करना चाहिए। रैना साहब ने इनवाइट किया है कि आइए कश्मीर। रैना साहब ने बोला कि कश्मीर आइए, मैंने लिखा था, कहाँ गया वो, आइए कश्मीर। लेकिन कोई जाता है तो एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया जाता है। एक बिटिया अपने माँ से मिलने जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। कश्मीर की एक बेटी को अपने माँ से मिलना जाना पड़ा तो उसे सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा, तब सरकार ने जाने दिया। और विदेशी डेलीगेट अगर आ जाएंगे पता न किसके थ्रू, मेंबर पार्लियामेंट, तो उन्हें कश्मीर तुरंत भेज दिया जाएगा। यहाँ के विपक्षी दल या दूसरे नेताओं को नहीं भेजा जाएगा। तो राणा साहब, अगर आप कश्मीर बुला रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि कोई एयरपोर्ट पर रोका ना जाए, पकड़ा ना जाए। आपकी सरकार है, आप चाहेंगे तो 2 मिनट में सब हो जाएगा। ये व्यवस्था जरूर करिएगा। भाई बार बार आ रहा है टाइम अप, टाइम अप। ठीक है, टाइम अप। अब मैं तारतम्य भी मेरा टूट जाता है। कहाँ से राष्ट्रभक्ति की बात हुई थी, जब मुफ्ती साहिबा की जो मुफ्ती साहब जो थे इनकी फादर, जब पहली सरकार बनी थी आदरणीय मोदी जी, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप लोगों को याद होगा, आदरणीय मोदी जी भी गए थे, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब थे, मेज पे सामने 2 झंडे लगे थे। पहली बार हमने भी झंडा देखा, 2 झंडे एक साथ, भारत का और कश्मीर का झंडा लगा था। मोदी जी के सामने लगा था, उन्होंने हटवाया नहीं, उसे लगे रहने दिया। खैर कोई बात नहीं। लेकिन मुफ्ती साहब ने शांति प्रिय चुनाव होने के लिए उनके सामने पाकिस्तान को धन्यवाद दिया था और आतंकवादियों को भी धन्यवाद दिया था कि उन्होंने शांत प्रिय चुनाव होने दिया। लेकिन भारत की सेना को धन्यवाद नहीं दिया कि या भारतीयों को नहीं दिया कि हमें, और हमारे मोदी जी खामोश भी थे। हम सबके प्रधानमंत्री हमारे भी हैं।
हमारे प्रधानमंत्री की कोई खिलाफत करता तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम बतौर पार्टी भले उनकी नीतियों से हम मतैक्य हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। हम इस मामले में हमारा सिद्धांत एकदम खरा है। हम आपस में विरोध कर लेंगे, आपस में एक दूसरे से राजनीतिक रूप से विचारधाराओं से लड़ निपट लेंगे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री चाहे जो हो, अगर आपने कुछ कहा या कुछ नीच ऊच की तो भैया वो जो एक कहानी एक बच्चे ने सुनाया था ना कि खीर मारोगे तो क्या चीर देंगे, तो हम भी वही कर देंगे। तो लेकिन मैं कुछ इन लोगों ने कहा था इसलिए कुछ मैं याद दिला रहा था। हम कुछ नया नहीं बता रहे हैं, जो हो चुका था उसी को बता रहे हैं धीमे धीमे करके। अब तीसरा भेज दें उससे पहले ही हम सोच रहे हैं कि अपना हम समय भी कब है, और कई चीज़ें तो छूट ही गई हैं। बाद में कभी फिर आप लोग अगले साल करेंगे तो बुलाएंगे ही, और हम आएंगे ही। जी एकदम हमें पता, बुलाएंगे आप। देखिए यही अच्छी बात है, यही सीख के जाना चाहिए आप लोगों को। हम लोग मत भिन्न हो सकते हैं और कोई भिन्नता हमारे में नहीं है। हम लोग विचारधाराओं के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, और इस देश के लोकतंत्र में ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है पक्ष और विपक्ष को, कि अगर ये दो ये पटरियां हैं जिस पे हमारा मुल्क चल रहा है, राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, और ये एक के बगैर दूसरा अधूरा है। अगर समूचा सत्ता हो जाए तो भी अधूरी है, अगर समूचा विपक्ष हो जाए तो भी अधूरी है, क्योंकि कोई जगाने वाला जरूर चाहिए। हो सकता है कभी आपको नींद आ जाए, सत्ता में बैठे व्यक्ति को हो सकता है कभी नींद आ जाए, और ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार जब सोए, सरकार जब अचेत हो, सरकार जब मदांध हो, तो विपक्ष को खड़े होकर के अंगुली दिखा करके भैया ये गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। महाउत पे भी अंकुशी लगती है, हाथी पे इतना ही बड़ा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, और उससे हजारों गुना बड़े हाथी को नियंत्रित करता है। तो विपक्ष भले कितना छोटा हो, लेकिन वो महाउत की अंकुशी है नियंत्रित करने के लिए आप लोगों के बल पे। आप लोगों की आवाज़ यदि नहीं सुनी जाती है तो विपक्ष का कर्तव्य बनता है, और अगर आपकी आवाज़ विपक्ष न उठावे तो विपक्ष नकारा है और विपक्ष बेईमान है। उस विपक्ष को आपकी आवाज़ बन के सामने होना यही जिम्मेदारी है लोकतंत्र की, और इसे हमारी निंदा को कोई अन्यथा न ले। बार बार कहा गया, देखिए एक नया प्रचलन शुरू हुआ है हिंदुस्तान में। कुछ भी हो तो प्रश्न विपक्ष से, कोई बात होती है तो विपक्ष ये नहीं करने दे रहा है, विपक्ष वो नहीं करने दे रहा है। भाई 6 साल हो गए जा रहे हैं, जिसको जिम्मेदारी मिलती है जवाबदेही उसी की होती है, विपक्ष ही नहीं होती है। हर बात पे कहा गया कि ह्यूमन राइट कमीशन, मानव अधिकार, लोग शोर मचा रहे हैं। अरे भाई आप बहुत क्वेश्चन खड़ा किया रैना जी ने, लेकिन उस क्वेश्चन को ऊपर रख दिया मानव अधिकार के ऊपर। वो क्वेश्चन सारे थे सरकार के ऊपर का, लेकिन इन्होंने आवेश में सब बता गए, अपनी सरकार की सारी कमियां गिना गए, सारा कुछ बता गए। तो सरकार को बताना होगा, सरकार को ये चीज़ें करनी होंगी। विपक्ष जितने भी कंक्रीट सरकार के स्कीमें हैं, 370 हटा, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने वर्किंग कमेटी करके उसका समर्थन किया था, सबसे पहले किया था। लेकिन एक प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया अगर आप अपना लेते तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन हो सकता है उस प्रक्रिया को अपनाने के बाद ये मज़ा नहीं आता। तो इसलिए खैर अभी सवाल जवाब होने हैं, और चौथा पांचवा ये पर्ची आवे, काफ़ी बोल भी चुके हैं हम, फिर आप लोगों से बात हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सबको।